वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार और मगरबी बंगाल में करेंगे एक इंतखाबी तशहीर। गया और पूर्णिया में रैली के बाद बंगाल के बालारघाट और रायगंज में करेंगी इंतखाबी रैलियां। बीजेपी लीडरों की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी। जेपी नड्डा तमिलनाडु में करेंगे 3 रोड शो, जबकि अमित शाह की जम्मू, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में होंगी इंतखाबी रैलियां। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने इंतखाबी जंग में लगाई ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड के दीमापुर में, जबकि प्रियंका गांधी अगरतला में पार्टी उम्मीदवारों के लिए हक में करेंगी तशहीर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बिजनौर में होगी रैली। दूसरी जानिब एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव मैनपुरी से पर्चा नामजदगी करेंगी दाखिल। खुफिया तौर पर रकम देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे में पहले दिन की समाअत मुकम्मल। जज ने न्यूयॉर्क शहर के दर्जनों मुमकिना ज्यूरी अरकान को किया मुस्तरद। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में अकीदतमंदों की लगी भीड़। इस मौके पर मां के 8वें स्वरूप महागौरी की होती है पूजा। सुबह से ही कन्या पूजा में मसरूफ हैं अकीदतमंद। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से दी शिकस्त। आईपीएल की तारीख का बनाया सबसे बड़ा स्कोर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर होंगे। लोकसभा इंतखाबात के इस दौर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी एनडीए के हक में मुहिम चलाने के लिए सबसे पहले बिहार के गया पहुंचेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जितेंद्र राम मांझी गया पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। जितेंद्र राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर हैं और उनकी पार्टी को एनडीए से 1 सीट मिली है। गया के बाद वजीर आजम पूर्णिया में एक रैली करेंगे। बिहार में अपोजिशन जमातों में सीटों की तकसीम के बाद से ये सीट सुर्खियों में है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने यहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वहीं इस सीट से आरजेडी की बीमा भारती और एनडीए से जेडीयू के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं। और बिहार में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के लिए रवाना होंगे। उनकी पहली रैली यहां दोपहर 2:30 बजे बालोरघाट में होगी। जनूबी दिनाजपुर जिले का बालोरघाट वो इलाका है जहां से मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद रायगंज में वजीर आजम की इंतखाबी मीटिंग होगी। उसके साथ ही पहले मरहले की वोटिंग से कबल शुमाली बंगाल में तृणमूल लीडर ममता बनर्जी की रैलियां भी हो रही हैं। ममता के साथ तृणमूल के नंबर 2 लीडर अभिषेक बनर्जी भी शुमाली बंगाल के दौरे में मसरूफ हैं। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। इस बीच मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह भी आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में इंतखाबी रैलियां करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जम्मू के पलौड़ा में जलसे आम से खिताब करेंगे। उसके बाद अमित शाह उत्तराखंड के कोटद्वार में इंतखाबी रैली करेंगे। बाद में वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा, साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान,
साबिक मरकजी वजीर सुरेश पचौरी और पार्टी के दीगर ओहदेदार मौजूद रहेंगे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाज़ुर में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, जो बीजेपी के लिए मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क को आने वाले बरसों में एक मजबूत, तजुर्बेकार और आलमी सूझबूझ रखने वाले लीडर की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अक्सरियत वाली हुकूमत हो जो जुरातमंदाना इक़दाम करती रहे, जो बड़ा सोचने की सलाहियत रखती हो, जो स्कीमों के ज़रिए गरीबों की उमंगों पर पूरा उतरने की सलाहियत रखती हो और नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरती हो, ताकि हम पीछे नहीं रहें। It's very important that we have a government with a strong majority, which will continue to carry out reforms, which will take bold measures, which will be able to think big, which will be able to meet the aspirations of the poorest persons through the yojanas, but also the aspirations of the youth, so that we are not left behind, so that the industries which are rest of the world, because we are today moving into an age of AI and chips and electric vehicles and solar. So for this age, there is a lot of new opportunities there. We believe that a forward-looking government which will look not only 5 years but has a pathway beyond, this government should have its hands strengthened. Prime Minister Modi must have his hands strengthened by more members of parliament from different parts of India. और इस दौरान अपोजिशन इत्तेहाद की इंतखाबी मुहिम भी तेज हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागालैंड में इंतखाबी तशहीर करेंगे। वो दीमापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज अगरतला का दौरा करेंगी। इस दौरान वो इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में मशरकी और मगरबी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर इंतखाबी रैलियां करेंगी। प्रियंका इत्तेहादी उम्मीदवार के हक में रोड शो भी करेंगी, जो शहर के बेशतर इलाकों का अहाता करेगी। उधर समाजवादी पार्टी की लीडर डिंपल यादव आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। डिंपल मैनपुरी सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं। अखिलेश यादव भी उनके साथ होंगे। डिंपल, जो मुसलसल 2 बार कन्नौज से एमपी रही हैं, 2022 में मैनपुरी से लोकसभा की रुकन मुंतखब हुई हैं। 2022 में मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की वजह से मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई। मैनपुरी में ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार मैनपुरी के किले को फतेह करने के लिए नई चालें चल रही है। बीजेपी ने यहां से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वहां पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलौनी और कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोडियाल के दरमियान रास्त मुकाबला है। दरिसना डीडी न्यूज के नुमाइंदे चंद्रशेखर ने गढ़वाल शहर श्रीनगर के वोटरों से जानने की कोशिश की कि वो किन मसाइल को जहन में रखते हुए अपना वोट डालेंगे। इस वक्त में हम गढ़वाल के सबसे महत्वपूर्ण शहर श्रीनगर में खड़े हुए हैं और ये 4 धाम यात्रा मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना है तो आपको इसी रास्ते का प्रयोग करना होगा। इस चलते यहाँ पर तमाम जो होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसाय भी यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIT है और तमाम केंद्रीय शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो युवाओं का भी एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम चलेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। ये है देश का चुनाव और देश का चुनाव एक व्यापक स्तर पर सोचना पड़ेगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को दरकिनार किया जाना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इस सारे मुद्दे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब देश की बात होती है तो एक व्यापक स्तर पर सोच बढ़ानी चाहिए आदमी को। अब विकास का मुद्दा तो है, ये भी कई मुद्दे हैं। अब ये जब ये भाजपा सरकार आएगी तभी जाके सब होगा। अब बढ़िया रेलवे लाइन आ ही रही है यहाँ पे, जो कभी नहीं आनी थी वो आ रही है। अब पार्टियाँ बड़ी तो अपनी तरफ से सभी जोर मार रहे हैं। अब कांग्रेस वाले भी लगे हैं, बीजेपी वाले भी लगे हैं और ये छोटपुर जो हैं ये भी लगे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि विकास हो, कुछ हो। सड़कों का मामला सारा ऐसे ही है, जाम देखो सारे वैसे ही है। सब
जितनी जगह मतलब कूड़ेदान देखो, कूड़ों का इतना बुरा हालत है। अब होना तो ये चाहिए कि अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो, अच्छा वो है जैसे भी मतलब मोदी जी कह रहे हैं तो अच्छा, तो बीच में दलाली ना हो, मैंने साफ सुथरा काम हो। और रोजगार दो ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, बाकी डेवलपमेंट तो ठीक है, जो पहले से आया था पहले से चल ही रहा है, नियमित जो चल रहा है वैसे चल रहा है। कोई विकास पहले भी ऐसे चल रहा था, वैसे ही हिसाब से अभी भी चल ही रहा है। थोड़ा सुविधा तो मिली है, नहीं रोड से सड़क मिलने से थोड़ी सुविधा मिली, लेकिन आगे तो इतनी अच्छी सड़क मिली नहीं, कुछ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी नहीं। जितनी हो सके हम अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे बढ़ने की और रोज़गार के साधन आए आगे, जो है पेपर लीक ना हो। सबसे मेन तो ये है कि जो उत्तराखंड में पेपर लीक होते रहते हैं ये ना हो और भ्रष्टाचार कम हो जाए, बस यही है। हमने आपको श्रीनगर के लोगों की राय बताई और जब 19 तारीख को ये इन सियासी दलों की किस्मत का फैसला करेंगे, इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, तो क्या मुद्दे इनके दिमाग में रहने वाले हैं वोटर्स के, वो हमने आपको दिखाया और तमाम मुद्दे उनके दिमाग में घूम रहे हैं, जिसको देखते हुए वो एक बेहतर विकल्प चुनेंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और नागालैंड में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 19 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं। ऐसे में यहाँ इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए नागालैंड पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के तकरीबन 20,000 एहलकारों को यहाँ तैनात किया जाएगा। इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने नागालैंड के पुलिस डायरेक्टर जनरल रुपिन शर्मा के साथ खुसूसी बातचीत की। नागालैंड को 19 अप्रैल को पोलिंग होने वाली है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीजीपी नागालैंड रुपिन शर्मा। सर, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या डिप्लॉयमेंट है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इकलौता यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट है लेकिन फिर भी डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में हो रही है यहाँ पे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा के लिए नागालैंड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, नागालैंड आर्म पुलिस, होम गार्ड्स और विलेज गार्ड्स के मिला के तकरीबन 20,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस के लिए की जानी है। सो आई थिंक कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नागालैंड का इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ और 3 स्टेट्स मणिपुर, असम और अरुणाचल के साथ नागालैंड का बॉर्डर है। म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का काम करती है, तो वहाँ से हमें कोई किसी बहुत बड़ी समस्या की कोई अंदेशा नहीं है। असम, अरुणाचल और मणिपुर के डीजीपीज़ लेवल पर हमारी बात हो चुकी है, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो चुकी है और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसपीज़ हैं और जो एसएचओज़ हैं जिनको ऑफिसर इंचार्ज यहाँ ओसीज़ बोलते हैं, उनकी भी बात हो चुकी है ताकि परस्पर सहयोग कर सकें इलेक्शंस के दौरान। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ ईस्टर्न नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने एब्सटेन करने की बात कही है इलेक्शन में। क्या आप उनको अपील कर रहे हैं कि ये एब्सटेन ना करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले, जिससे पिछली बार भी करीब 85% से ज़्यादा था, इस बार भी उतना ही हो? देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत महत्व रखता है। आई थिंक डायलॉग टूटने देना नहीं चाहिए। इलेक्शंस होना भी इसी डायलॉग का एक कंटिन्यूम है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ईस्टर्न नागालैंड के लोगों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिनको भारत सरकार और नागालैंड सरकार के साथ बात करके सुलझाया जा सकता है। मेरा अपना विचार है कि ईस्टर्न नागालैंड के लोगों को लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही डायलॉग का रास्ता उनके लिए भी फिर खुलेगा। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में हाथ बटाए, ये थे डीजीपी रुपिन शर्मा जो बता रहे थे कि अपील कर रहे हैं सबसे कि आगे आए और इस फेस्टिवल में भाग लें और पूरी कोशिश है नागालैंड पुलिस की कि कोई भी वाकया, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे कि इलेक्शन के समय कोई दिक्कत आए किसी को भी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोहिमा, नागालैंड। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई में अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को देर रात ये बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात पुलिस की टीम ने मगरबी कच्छ से इन दोनों मुल्जिमों की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। मुंबई क्राइम ब्रांच आज सुबह दोनों मुल्जिमान के साथ रवाना हो जाएगी। दोनों से मुंबई में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इतवार को अदाकार सलमान खान के घर के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग की थी।
इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब घपला मामले में आम आदमी पार्टी के कारकुन चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल चरणजीत सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चरणप्रीत पर हवाला ताजरों से पैसा लेकर गोवा इंतखाबात में खर्च करने का इल्जाम है। इस मामले में ईडी की ये 17वीं गिरफ्तारी है। चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने इसे अदालत में पेश किया, जहां उसे 18 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। अब ईडी शराब घपला मामले में चरणप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। इस मामले में अब तक कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। ईडी ने अदालत को बताया था कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा में असेंबली इंतखाबात 2022 के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए मुहिम चलाने वाले सर्वे कारकुनों, एरिया मैनेजर्स, असेंबली मैनेजर्स और दीगर को नकद अदायगी का इंतजाम किया था। ओडिशा के जाजपुर जिले में कल एक बड़ा बस हादसा पेश आया है। यह हादसा रात तकरीबन 9 बजे नेशनल हाईवे 16 के बारावती पुल पर पेश आया, जहां बस 50 मुसाफिरों को लेकर पुरी से कोलकाता जा रही थी। इस हादसे में खातून समेत 5 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा 40 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। वजीर आला नवीन पटनायक ने इन 5 अफराद के पसमानदगान के लिए फीकस 3 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम का ऐलान किया है। पटनायक ने जिला इंतजामिया को जख्मियों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। नाजरीन, माँ देवी की पूजा के त्यौहार चैत्र नवरात्रि में आज महाअष्टमी की पूजा होगी। महाअष्टमी और महानवमी को नवरात्रि में सबसे खास माना जाता है। अष्टमी के दिन महागौरी देवी के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा मंदिर समेत तमाम देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा के लिए अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ है। झंडेवालान मंदिर में सुबह 4 बजे से ही अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और देवी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। महाअष्टमी पर बहुत सी मजहबी रसूमात, भंडारा और कन्या भोज का भी इत्माम किया जाता है। रामनवमी मनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम का आलीशान मंदिर फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा है। रामनवमी के दिन दर्शन का वक्त बढ़ाकर 19 घंटे कर दिया गया है, जो मंगल आरती से शुरू होकर रात 11 बजे तक जारी रहेगा। राम जन्म उत्सव के दिन 3:30 बजे से अकीदतमंद दर्शन के लिए कतार में खड़े हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि वीआईपी दर्शन पर 19 अप्रैल तक पाबंदी रहेगी। आज सुबह 6 बजे से रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के तारीखी जाकिर हुसैन कॉलेज की, जहां का 62वां सालाना मेला पीर की शाम को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शरीक सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णा गोपाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। नौजवान तलबा के जोश खरोश ने दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के 62वें सालाना तकरीब को और भी यादगार बना दिया। मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शरीक सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णा गोपाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मसरूर अहमद बेग ने कॉलेज की कामयाबियों को बयान किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का पैगाम देते हुए कॉलेज की रिटायर्ड खवातीन प्रोफेसर्स को भी एजाज से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर कृष्णा गोपाल ने अपने खिताब में डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज की तारीख पर गुफ्तगू की। उन्होंने मुल्क में तालीम की बढ़ती हुई सतह की तारीफ की और हिंदुस्तानी तालीम को सकाफती इक़दार से जोड़ने की बात भी कही। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो कर ज़रूरी है ही है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस करें, है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कोई रिसर्च वर्क है, टेक्नोलॉजी है, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन हमारे देश की कुछ विशेषताएं हैं, है ना, उसमें जो हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, हमारा दर्शन है, उसको ध्यान में रखना है। हम ये चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ साथ भारतीय विचारों का एक ऐसा सुंदर समन्वय स्थापित करे जो आज
दुनिया को जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ जो हमारे जीवन मूल्य हैं हजारों वर्षों से हैं, जैसे बुजुर्गों की चिंता करो, पेड़ पौधों की चिंता करो, पशु पक्षी की चिंता करो, और हमारे पास ज्यादा है तो दूसरों को दो, ये हमारी संस्कृति है। बच्चे जिस भाषा में बचपन में बात करते, अर्थात अपनी माँ से बात करते, जिस भाषा में बच्चे अपने घर में परिवार में बात करते हैं, उसी भाषा में उनको शिक्षा मिलनी चाहिए प्रारंभिक। इस मौके पर कॉलेज की मुख्तलिफ शोबाजात की तरफ से शाये होने वाले रिसालों का इजरा भी किया गया। इसके अलावा तालीमी, NCC, NSS कैडेट्स, खेलों और सकाफती सरगर्मियों में कामयाबियां हासिल करने वाले बहुत से तलबा को मेहमान खुसूसी ने एजाज़ात और इनामात से नवाजा। दिल्ली का जाकिर हुसैन कॉलेज जो देश के प्राचीन संस्थानों में से एक है और अपनी शिक्षा और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अलग पहचान रखता है, और आज यहाँ वही उत्साह और समर्पण की रोशनी यहाँ इन छात्रों में भी नजर आ रही है जो अब अपने भविष्य की कहानियाँ रचने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन शारदा के साथ मैं साइमा खान, DD न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जैसे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी है इसराइल पर इसराइल ने ईरानी हमले में नुकसान का इतराफ़ किया है। इसराइल के सबसे बड़े जंगी एयरबेस की फुटेज जारी की गई है। इसराइल ने ईरान को जल्द जवाब देने की धमकी भी दी है। हमले को जंगी काबीना की मंजूरी मिल गई है और इसराइल की हिमायत में ईरान पर पाबंदियों में मज़ीद इजाफा किया गया है। अगली सुर्खी भी इनकलाब से, वज़ीर आज़म का बयान, किसी को डरने की कतई ज़रूरत नहीं, मेरी पूरी तवज्जो हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर मरकूज है। पहले मरहले के लोकसभा इंतख़ाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए अपोजिशन जमातों पर तनकीद की और साथ ही ये भी कहा कि मैं कई मंसूबों पर काम कर रहा हूँ, मेरे पास बड़े मंसूबे हैं और मेरे किसी से भी फैसले से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबर केजरीवाल से मुतालिक, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत और ईडी, वज़ीर आला केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली सुर्खी, अगली खबर पर नजर डालते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, और ये खबर है शाही ईदगाह से मुतालिक। शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़ुज़ में कमिश्नर के सर्वे पर उबूरी रोक में फ़िलहाल तौसी कर दी गई है। तो ये थी राष्ट्रीय सहारा की खबरें। सहाफ़त का रुख करेंगे जहां पर सुबुकदोश जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा खत, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिशों पर फिक्र का किया इजहार। कुछ नाक़दीन तंग जहन सियासी मफादात और ज़ाती फ़ायदे के लिए अदालती निज़ाम में अवाम के भरोसे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं सुबुकदोश जजों का ग्रुप और उनका ये बयान। आगे बढ़ेंगे सहाफ़त की अगली सुर्खी की तरफ। इसराइल ईरान जंग ने बढ़ा दी है दुनिया की टेंशन, तीसरी आलमी जंग की आहट, हर किसी की नजरें नेतन्याहू पर, सलामती कौंसिल का इजलास बगैर किसी अहम नतीजे के मुलतवी। उसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी, प्रियंका गांधी का अलवर में रोड शो, अपोजिशन जमातों ने भी अपनी तशरीह मुहिम में रफ्तार तेज़ कर दी है और अलग अलग इंतखाबी रैलियों में वोटरों को राग़िब करने की पूरी और भरपूर कोशिश कर रही हैं। अगली खबर लेंगे इसके बाद की, वो है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान, भारत सरहद पर दुश्मन पर हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और इसी के साथ ही हमारी आखिरी सुर्खी, हज कमेटी की मुकम्मल तश्कील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। और आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना मुकदमे का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर बन गए हैं। वो मैनहट्टन की एक अदालत में एक पॉर्न स्टार को खुफिया रकम देने के इल्जामात का सामना करने के लिए पेश हुए थे। ये केस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में वापसी के लिए उनकी कोशिश में खलल डाल सकता है। पहले दिन की समाअत मुकम्मल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने केस में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि ये अदालत इंतखाबात में
मदाखलत करने से जैसा है। मुकदमे में शिरकत की ज़रूरत है जो मई तक जारी रहने की उम्मीद है। ज्यूरी के इंतखाब में तकरीबन 1 हफ्ता लगने की उम्मीद है, उसके बाद ही गवाही होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सुदानी से मुलाकात की। एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने इराक और अमरीका के दरमियान पायदार स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के लिए अपने अज़्म का इयादा किया और 2008 के अमरीका इराक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत जामे दो तरफा ताउन के लिए अपने विजन पर तबादला ख्याल भी किया। इराकी वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में बातचीत के दौरान मशरिक़ वस्ता में तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। दर हकीकत तेहरान में हफ्ते के आखिर में होने वाले हमलों के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इराकी हुकाम का कहना है कि हमले से कबल ईरान ने उन्हें और खित्ते के दीगर ममालिक को भी आगाह किया था। और ईरान ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ जवाबी हमलों के हवाले से किसी भी मुल्क के साथ पहले कोई मुआहदा नहीं हुआ था। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासर केनानी ने कहा है कि MSC एरीस जहाज़ को 13 अप्रैल को समुद्री क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया था। ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह जहाज़ इसराइल से मुंसलिक था। ईरान ने 1 अप्रैल को शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर हमला किया था। आलमी खबरों के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच एडन गार्डन में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन की बात करें तो KKR ने अब तक खेले गए अपने 5 मैचों में से 4 में कामयाबी हासिल की है। श्रेयस अय्यर की क़यादत वाली टीम पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से शिकस्त दे दी। इस हाई वोल्टेज मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन का बड़ा स्कोर बनाया। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।